ये बात आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं एक ऐसे अस्पताल में नर्स की नौकरी करते थे जहां बूढ़े और लाचार लोग अपने आखिरी दिनों का इंतज़ार कर रहे होते थे। ज़्यादातर मरीज बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, धीरे धीरे अपनी मौत की ओर बढ़ते हुए, जैसे नींद और बेहोशी के बीच में कहीं अटके हुए हों। मैं उस रात की ड्यूटी पर थी, अपने सबसे प्यारी सहकर्मी दोस्त के साथ। हम दोनों साथ में काम करना पसंद करते थे, जैसे दो चुपचाप जागते पहरेदार किसी मरते हुए किले में। सोचिए, पूरे अस्पताल में 120 मरीज और सिर्फ हम दो स्वस्थ इंसान। हाँ, उनमें से कुछ अब भी अपने काम खुद कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो इमारत, वो रात, वो कुछ तो अजीब था। रात के 3 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच हमारा सबसे अहम चक्कर होता था। डायपर बदलना, दवाइयाँ देना, पानी पिलाना। उस रात 2 वार्ड बचे थे। हम दूसरे वार्ड में घुसे ही थे कि अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़, तेज और साफ, लेकिन उसमें कुछ रुकावट थी, जैसे पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो। मगर जो बोल रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी साथी से कहा, सुनो ज़रा, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने कान लगाया और बोली, अजीब तो है, लगता है जैसे किसी ने टीवी या रेडियो ऑन कर दिया हो। मैंने धीमे से कहा, पर स्टेफनी, यहाँ कौन ऑन करेगा? ये मरीज तो हिल भी नहीं सकते हैं, और यह आवाज़ किसी बंद कमरे से नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल पास से आ रही है, जैसे कोई हमारे पीछे ही खड़ा हो। उसने मुझे देखा, थोड़ा गंभीर, थोड़ा डरा हुआ चेहरा, और बोली, सही कह रही हो, लेकिन चलो काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ते गए, कान वहीं टिके रहे, और तभी आवाज़ एकदम बंद हो गई। एक पल के लिए मैं ठिठक गई। मन में ख्याल आया, शायद मैं थक चुकी हूँ, शायद ये सब बस मेरे दिमाग का खेल है। हम अपने अगले मरीज के पास पहुँचे। उसकी हालत बेहद ख़राब थी। पूरा बिस्तर, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसका शरीर भी सब गीले मल से सना हुआ था। हमने पूरा बिस्तर साफ करना पड़ा, उसे नहलाना पड़ा और नया पायजामा पहनाना पड़ा। हम सब करते करते कई बार बाथरूम और बेड के बीच भी भागना पड़ा। आखिर में स्टेफनी ने कहा कि वो मरीज को नया शर्ट पहनाएगी, तो मैंने सारे गंदे कपड़े और चादर बाहर ले जाकर हॉलवे में रखें और सप्लाई ट्रॉली के पास जमा करना शुरू कर दिया। हमें नई चादरें, कंबल, स्किन क्रीम, तौलिए, बहुत कुछ चाहिए था, इसलिए दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया ताकि चीज़ें आसानी से लाई जा सकें। मेरी पीठ स्टेफनी की तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी सुनाई दे रहे थे। वो मरीज से कुछ कह रहे थे, उसे धीरे धीरे सीधा कर रहे थे। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक गंदी चादर मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं झुकी उसे उठाने के लिए, और उसी पल मेरी नज़र उस खुले दरवाजे से होकर हॉलवे पर पड़ी। मैंने जो देखा उसे आज तक भूल नहीं पाई। एक बूढ़ी, छोटी सी काया वाली सफ़ेद नाइटी में लिपटी हुई हॉलवे में बिना आवाज़ के जा रहे थे। उसका शरीर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर था। वो चल नहीं रहे थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे, एकदम चुपचाप। पहली सोच ये आई कि क्या स्टेफनी बाहर आ गई है, क्योंकि नर्सों की यूनिफॉर्म तो सफ़ेद होती है। पर फिर दिमाग में जवाब आया, नहीं, अगर स्टेफनी बाहर आती तो मैं उसे देखती। मैं वहीं जम गई।
मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे वक्त रुक गया हो। सब कुछ बस कुछ सेकंड्स में हुआ। तभी पीछे से स्टेफनी की आवाज़ आई। वो हंसते हुए बिल्कुल सामान्य लहजे में बोली, अरे क्या चल रहा है? पूरी रात ये गंदी चादर उठाए घूमने का प्लान है क्या? मैं उछल पड़ी, उसकी ओर मुड़ी और कांपती आवाज़ में बोली, स्टेफनी, तुम तो बाहर थी। मैंने तुम्हें हॉलवे में चलते देखा। उसने भौहें चढ़ाई और बोली, नहीं, मैं तो मरीज को तैयार कर रही थी, याद है ना? तुझे क्या हो गया? तेरा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। सब ठीक तो है ना? मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया, चादरें, कपड़े, सब, और मैं पागलों की तरह भागती हुई हॉलवे में निकल गई। वो औरत, उसका साया अब भी वहीं था, दीवार की ओर बढ़ता हुआ, और फिर एक पल में वो दीवार के आर पार चलती गई, जैसे कभी वो थी ही नहीं। स्टेफनी पीछे पीछे दौड़ कर आई। उसने मुझे वहीं खड़ा पाया। मैं कांपती हुई पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हुए, जैसे किसी बर्फीली हवाओं वाले कमरे में खड़ी हूँ। बाहर गर्मियों की तपिश थे, लेकिन उस हॉलवे में कसम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रिज खोल कर खड़ा हो। स्टेफनी ने चौंक कर कहा, यहाँ इतनी ठंड अचानक से कैसे हो गई? उसे वो औरत नहीं दिखे थे, और फिर ना जाने क्यों, शायद उस पल की कोई अजीब सी सच्चाई थी। मैं बोल पड़ी, हमें नीचे जाना होगा। मिसेज जेड अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हक्की बक्की रह गई। क्या? तुम कैसे कह सकती हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था, वो सो रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्टेफनी, मैंने उनकी आत्मा को देखा है। वो अभी अभी इस हॉलवे से गुजरी। स्टेफनी भी अब उछलने में मेरे साथ नीचे चल पड़ी। जब हम मिसेज जेड के कमरे में पहुंचे, वहाँ अजीब सी शांति थी, और वो सचमुच जा चुकी थी। उनका शरीर अब भी गर्म था, जैसे कुछ ही पलों पहले उन्होंने अंतिम सांस ली हो। हमने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया ताकि उनकी मौत की पुष्टि की जा सके। शिफ्ट खत्म होते होते हमने उन्हें अच्छे से धोया और एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई। मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द भी नहीं बोली, लेकिन स्टेफनी वो चुप नहीं बैठी, बार बार मुझसे सवाल पूछती रही, जैसे उसे किसी भी तरह समझना था कि ये सब हुआ कैसे। घर पहुंचते ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। डर अब भी लग रहा था, बस हैरानी थी, गहरी शांतपूर्ण हैरानी। कुछ घंटे सोई और सपना आया मिसेस जेड का। वो मेरी ओर आ रहे थे, जैसे जवान उम्र में हो, बिल्कुल बढ़िया, मुस्कुराती हुई। उनके चारों ओर हल्की सफ़ेद रोशनी थी, शांत और सुकून भरी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, शुक्रिया बेटा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मुझे जाना है। वो सब क्या था, मैं आज तक कभी समझ नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अमन है, पूरा नाम अमन खान। मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक बीवी है और 2 छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ हुई वो घटना जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, वो हर समय मेरे जहन में तैरती रहती है। मेरी उम्र 45 साल है
और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना, आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में ही है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में सिहरन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्तों पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 90 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल ला कर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बाद बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर था। मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर का करीब 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला ये हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक जो रास्ता गांव के दाएं तरफ से होकर जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में ऐसा क्या है। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहाँ से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज़ जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करते थे। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस दूसरे रास्ते की तरफ से एक बार ट्राई मारा जाए, शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसमें मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं उस रास्ते पर गया था। आज भी मैं सोचता हूँ कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर जाने से मना करती है। नौजवानों की उम्र थी। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूँगा और उसी रास्ते से निकलूँगा जहाँ माँ मना करती थी। और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल दिया और गांव के दाहिनी तरफ से मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी, जहाँ से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब मैं उस तरफ चल दिया तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत है। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने साइकिल पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊँगा और झाड़ियाँ काट लूँगा।
दूसरे दिन मैंने यही किया। कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियाँ थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। फासले पर अमूमन मुझे 2 घंटे लगते थे और झाड़ी वाले रास्ते से मैं आधे घंटे में ही वहाँ पर पहुँच गया। मैंने सोचा कि माँ बेकार में ही परेशान हो रहे थे, यहाँ तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, वो यहाँ से आने के बजाय लंबे रास्ते से होकर आते हैं और इस रास्ते पर बेवजह ही डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वो एक सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए, बोले कि मैं बड़ा जल्दी आ गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहाँ पर जाते हुए मज़ा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी ही धुन में बहुत तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज़ की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज थी और मैं उसी रास्ते से निकल कर जा रहा था। प्यास बहुत तेज लग रहे थे मगर पानी नहीं था, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रहे थे। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। रात हो चुकी थी। आज मास्टर जी काफ़ी देर तक पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा जल्दी ही पहुंच जाता हूं, कौन सा मास्टर जी या फिर घर वाले शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रहे थे और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक और चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में एक और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में कौन रहता होगा? शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरे कदम उस घर की ओर मुड़ गए। मुझे पता ही नहीं चला। घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा नर्वस हो गया। सोचा कि हो सकता है घर में कोई ना हो। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है, कोई भी हो या कोई ना भी हो, पानी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। ये सोच ही रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास से बहुत तेज़ी से निकला। क्योंकि मैं सोच रहा था, उसके अचानक निकल जाने पर मैं पूरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा कि वो सिर्फ एक काली सी बिल्ली थी जो दरवाजे के पास से थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई थी, उसी में से घर के अंदर घुस गई। फिर मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई कि मैं बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, घर पर कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और जो आवाज़ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज़ थी। उसने कहा, घर पर कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज़ सुनकर और उत्सुकता पैदा हो गई।
शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, रुकिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सा हाथ पानी का गिलास लिए मेरे सामने हाजिर थे। उसने चेहरा नहीं दिखाया, मैंने गिलास ले लिया और पी लिया। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हाथ इतना खूबसूरत, इतना गोरा था कि अंधेरे में भी चमक रहा था। मैंने पानी पिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये पानी कुछ अजीब सा है। उसकी गंध थोड़ी अजीब सी है और थोड़ा चिपचिपा सा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। अंधेरे में उस गिलास के नीचे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने वो गिलास झुकाकर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि लाल लाल खून था। मैंने गिलास वहीं फेंक दिया। तभी अचानक से दरवाज़ा पूरा खुला और वो खूबसूरत हाथ जिसका था, मुझे उसका चेहरा नज़र आया। वो चेहरा मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो जो कुछ भी था वो इंसान तो नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर पूरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे। सिर पर बाल आधे जले हुए और चिपके हुए थे। बस वो हाथ ही था जो थोड़ा खूबसूरत था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ यूं ही पड़ा रहा तो फिर मेरी जान जाएगी। मैं जल्दी से ज़मीन पर से उठा और गिरते पड़ते भागते हुए अपनी साइकिल के पास आया और जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर भागते भागते घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बता दी। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने अंदर उस चीज़ को रख नहीं सका। जिसके बाद पहले तो घर वालों ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बताया कि दरअसल उस रास्ते पर उस चुड़ैल का वास है। वो उसी झोपड़ी में रहती है और लोगों को मार डालती है। जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं वो उनको अपना शिकार बनाती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे गले में मौलवी साहब का दिया हुआ वो ताबीज़ था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। मगर वो चेहरा, वो पूरा घटना मेरे दिमाग में जैसे बैठ सा गया और ये काफ़ी सालों तक चला। मैं बहुत ही परेशान सा रहने लगा था। रातों को नींद नहीं आते थे। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।